जैसा फ़िल्मों ने या ख़बरों ने दाऊद इब्राहिम को पोर्ट्रे किया है, क्या वो सच में वैसा ही है या कुछ पीछे हिडन है? हाजी मस्तान से लेकर के दाऊद इब्राहिम तक या अरुण गवली तक जिनके ऊपर जितनी भी फ़िल्में बनी हैं, उनमें 80% तो झूठ है। कमाटीपुरा के जो सेक्स वर्कर्स थी, उनके लिए भी हाजी मस्तान का नाम बहुत इज़्ज़त से लिया जाता है कि हाजी मस्तान ने उनके लिए भी बहुत कुछ किया। ये था कि जो मदद मांगने पहुंच जाता था, उसकी वो मदद कर देता था। गंगूबाई एक चालाक ब्रॉथल ओनर थी, उसने अपने फायदे के लिए करीम लाला और उसके नाम का इस्तेमाल किया था। हाजी मस्तान का जो किरदार है, वो किरदार अडॉप्ट कर सके अमिताभ बच्चन, उसके लिए जावेद साहब जो है वो उनके यहाँ पर लेकर के जाया करते थे। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था शायद 2000 के आसपास, जिसमें दाऊद इब्राहिम के घर एक पार्टी हो रही है और उसमें गोविंदा हैं, डांस कर रहे हैं, अनिल कपूर हैं। जॉनी लीवर थे उसमें, और बहुत सारे फिल्मी हस्तियां थी। अंडरवर्ल्ड का जो बॉलीवुड पे कंट्रोल था, वो पैसों के कारण भी था, बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा था, सब कुछ था, फंडिंग फंडिंग वंडिंग भी सारी चल रही थी। दाऊद इब्राहिम के जिंदा होने के कुछ सबूत हैं? हाँ, तमाम है। और सबसे बड़ा सबूत तो आपको ये है कि जितनी बार दाऊद इब्राहिम के मरने की खबर आई है, उतनी बार झूठी निकली है वो। कराची तो उन लोगों ने फोन तक कर लिया था, महजबीन ने फोन भी उठाया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये पूछा कि ये दाऊद का घर है, तो उन्होंने फोन काट दिया। दाऊद ने कहा है कि मैं मुंबई से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं वापस मुंबई आना भी चाहता हूँ और बमकांड में मेरा कोई भूमिका नहीं रही है। उसने कभी लेकिन ये भी नहीं सीधे सीधे तौर पे बताया कि उसमें ऐसा ही शामिल थी या टाइगर मेनन था या छोटा शकील था, लेकिन उसने ये हमेशा कहा कि मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। आपके अनुभव से थोड़ा बताइए कि दाऊद इब्राहिम को भारत लाया जा सकेगा? मेरी सहेली के एक और पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनोज और एक बार फिर हमारे गेस्ट हैं सीनियर जर्नलिस्ट विवेक अग्रवाल जी। इसका थैंक यू सो मच सर, आपने दोबारा वक्त दिया। और हमारी ऑडियंस भी और मैं भी उम्मीद करूंगा कि आप वक्त के साथ जैसे खेलते आए हैं पिछले 30 सालों से, इतना लंबा वक्त आपने देखा है स्पेशली अंडरवर्ल्ड का। तो अब हम ज़रा पन्ने पलटेंगे और फिर पीछे जाएंगे। तो शुरुआत बल्कि मैं इसी से करना चाहूँगा कि अंडरवर्ल्ड की शुरुआत कहाँ से हुई? मुंबई में। अंडरवर्ल्ड की शुरुआत अगर मानेंगे तो 1942-45 के बीच में, जब पठानों ने यहाँ पर मुंबई में मिल मजदूरों को कर्ज पर पैसा देना शुरू किया और आर्म ट्विस्टिंग करके उनसे ब्याज की और कर्ज की वसूली करनी शुरू की। एक तरह से वहां से आप मान सकते हैं कि यह शुरुआत हुई है। उस दौर में हुआ ये करता था कि गरीब बेचारा मजदूर जो है 100, 150, 50, 90 रुपए उसको सैलरी मिला करती थी, और उस सैलरी से उसका घर नहीं चलता था, तो बाज़ दफ़ा लोगों से वो कर्ज लिया करते थे। उसी दौर में जो है बहुत सारे पठान भी अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान फ्रंटियर के और इधर के आकर के, और हिंदुस्तान में ख़ास तौर से मुंबई में रिहाइश हो गई थी उनकी। तो वो लोग ये काम करने लगे। उसी दौर में ये लोग अफ़ीम भी लाया करते थे अफ़गानिस्तान से, और वो भी यहाँ पर कंज़्यूम किया करते थे। तो पहले वैसे पठान जो है वो अफ़ीम अपने कंज़म्पशन के लिए लाते थे, दूसरों को नहीं बेचते थे। परंतु धीरे-धीरे वो लोग वो बेचने भी लगे। तो यहाँ से जो है नारकोटिक्स ट्रेड की भी शुरुआत हो गई। और ये चीज़ बढ़ते-बढ़ते जो है, जब करीम लाला, वरदराजन मुतलियार और हाजी मस्तान का जो दौर आया 50 और 60 के दशक का, तो 60 के दशक में जो है इन लोगों ने अपने-अपने तरीके से अपने-अपने इलाके में प्रभुत्व बनाया। कुछ स्पेसिफिक बिज़नेस जो थे, कुछ कारोबार काम ऐसे थे जिनमें उन लोगों को महारत हासिल हो गई। अब जैसे गोदी में चोरी करना और वहाँ से सामान निकाल करके उसको बाज़ार में बेचना, उसमें वरदराजन मुदलियार का बड़ा अच्छा हाथ हो गया। गोदी से माल पार करना, तस्करी करवाना करना, उसमें हाजी मस्तान टॉप पे आ गया। जनता के बीच में मार-कुटाई करना, दबंगई करना और जुए सट्टे के जो अड्डे होते थे, उनको आश्रय देना और मांडवली करना, ये सब जो कारोबार हैं, ये सब जो काम है, उसमें करीम लाला की जो बाहुबलियों की सेना थी, 6 साढ़े 6 फुट के लंबे चौड़े तगड़े पठान, उनके ज़रिए वो काम शुरू हो गया। तो इस तरीके से वो काम हुए, लेकिन ये सारा का सारा काम तब जो है वो दक्षिण मुंबई से मध्य मुंबई के बीच ही चला करता था। उसके बाद में एक वक़्त आया जब अशोक जोशी, रज्जी और ये वो सारे लोग हुए, और इस दौरान जो है वो तीसरी पीढ़ी जो है अंडरवर्ल्ड की,
या अपराधियों की मुंबई में शुरू हो चुकी थी, आ चुकी थी, जिसमें दाऊद इब्राहिम था, आलमजेब औरंगजेब आलमजेब था, फिर आपके समद खान था, और उसी समय में जो है आपके अमर नाइक का आगमन हो चुका था, अरुण गवली का आगमन हो चुका था। ये लोग सब बहुत ही लेकिन बाद में। प्राथमिक स्तर पे थे। और दाऊद ने जब मारकाट मचाई और उसने पूरा भीषण रक्तपात शुरू किया, खासतौर से साबिर की मौत के बाद, फिर तो मतलब जो है मुंबई में जो अंडरवर्ल्ड का असली जो उदय हुआ है, अभ्युदय जिसको कह सकते हैं, वो तब से हुआ दाऊद। है। और सही मायने में दाऊद के पहले तक कोई भी अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं था। दाऊद जो है देश का पहला सही मायने में ऑर्गेनाइज सिंडिकेट का डॉन बना। सही मायने में उसने अपने ग्रुप का, अपने गैंग का जो नाम दिया था ना, कंपनी, डी कंपनी, जी। डी कंपनी तो नाम बाद बाद में में चला, आया, लेकिन जी। उसने अपने कंपनी। अपने गिरोह को जो है कंपनी कहना कहलवाना शुरू किया। और उसके यहाँ जो काम करने वाले लड़के बच्चे थे वो घर में बोलते थे कि हम कंपनी के लिए काम करते हैं, ताकि उनको लगे कि हमारे बच्चे लेजिटिमेट काम कर रहे हैं, कोई कानूनी काम तौर पे कर रहे हैं, क्योंकि सबको तनख्वाह मिलती थी, सबको अच्छा पैसा मिलता था। ज़्यादा पैसा जिस दिन मिल जाता था घर में जाके बोलते थे बोनस मिला है, या हमारे साहब खुश हो गए, उन्होंने हमको ज़्यादा पैसा दिया है। मतलब इस तरीके से ये चीज़ चालू हुई। और दाऊद के बाद का पूरा सिलसिला जो है वो सबको पता ही है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना रक्तपात हुआ, और उसके बाद में इनको सबको ख़त्म करने के लिए पुलिस ने किस कदर जो है खुद भी रक्तपात किया। और कहना चाहिए कि 90 का दशक और 2000 का जो दो दशक हैं, इनके बीच में करीब-करीब 850 से ज़्यादा जो है एनकाउंटर हुए, और गुंडों को जो है पुलिस ने मार गिराया। और 2010 तक आते-आते जो है वो अंडरवर्ल्ड जो है उसमें एक खामोशी, एक सन्नाटा उस क्षेत्र में छा गया। हालाँकि ये नहीं है कि अंडरवर्ल्ड खत्म हो गया, अंडरवर्ल्ड आज भी कायम है, अपना काम कर रहा है। फ़र्क इतना है कि अब वो धमकियाँ बंद हो गई, दहशतबाज़ी बंद हो गई, हफ्ता वसूली बंद हो गई, जगह-जगह जो है एक्सटॉर्शन थ्रेट देने बंद हो गए, लोगों के यहाँ पे कत्लो-आम बंद हो गया, आपस की जो गैंग वॉर चल रही थी वो खत्म हो गई, लेकिन अंडरवर्ल्ड खत्म नहीं हुआ है। ओह! मतलब ये है कि ये जो सिलसिला आपने जो बताया शुरुआत से लेके अब तक का, अब ज़रा उसको हम खोलते हैं ज़रा एक-एक, क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोगों को दाऊद इब्राहिम की बहुत सारी चीज़ें मालूम हैं। कुछ फ़िल्मों के माध्यम से, कुछ खबरों के माध्यम से। लेकिन जैसा फ़िल्मों ने या खबरों ने दाऊद इब्राहिम को पोर्ट्रे किया है, क्या वो सच में वैसा ही है या कुछ पीछे हिडन है या कुछ अलग है उससे, आपके नज़रिए से? हाजी मस्तान से लेकर के दाऊद इब्राहिम तक या अरुण गवली तक जिनके ऊपर जितनी भी फ़िल्में बनी हैं, उनमें 80% तो झूठ है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर या मुंबई की क्रिमिनल वर्ल्ड के ऊपर अगर मैं कहूँ तो 1 या 2 ही फ़िल्में ऐसी हैं जिनको कि मैं क्रम से अगर रखूँ, तो अर्धसत्य को मैं एक बेहतरीन फ़िल्म मानता हूँ, जो कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड को सही तरीके से रिप्रेज़ेंट करती है, दिखाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सत्या है और तीसरे नंबर पे कंपनी है, उसके बाद का जितना भी है वो कचरा है। सब का सब कूड़ा है, उसमें कोई भी तथ्यात्मक चीज़ें नहीं हैं, बहुत उसके अंदर दिमागी उड़ान जो है उसका इस्तेमाल किया है, उसमें फ़िक्शन ज़्यादा है, रियलिटी बहुत कम है। ठीक है, वो एंटरटेनमेंट के लिए बनाई हुई चीज़ें हैं, लोगों ने देखा, ₹50-100 के टिकट लेकर के 3 घंटे उन्होंने एन्जॉय किया, हो गया, कहानी ख़त्म। और सही मायने में यही है कि फ़िल्मों में आप जो है किसी किरदार को उतना सीरियसली उसकी ऑथेंटिसिटी के साथ में नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि आदमी वहाँ मनोरंजन के लिए जाता है, डॉक्यूमेंट्री देखने नहीं। तो जी, डॉक्यूमेंट्री बनाना मेरा काम है, फ़िल्में बनाना डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स का काम बिल्कुल। है, वो करे, और वो उनकी इमेज कैसे भी डिस्टॉर्टेड दिखाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो किसी भी अंडरवर्ल्ड डॉन को रॉबिन हुड दिखाने का जो चलन है, जैसे कई फ़िल्में हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आपने भी देखी हैं, कि उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि वो डॉन तो है या वो इल्लीगल काम तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो गरीबों के मसीहा है या लोगों की मदद कर रहे हैं। चाहे अब मैं नाम ले ही लेता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दयावान
जितना मुझे याद है। वो वरदराजन पर बेस्ड थी। फिर उसके बाद जो अजय देवगन स्टारर वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जो हाजी मस्तान की लाइफ पर थी। तो क्या ये रियल लाइफ में भी इतने ये लोग रॉबिन हुड थे या क्या था ये? क्या वो सिर्फ बिजनेसमैन थे जो ऑफ कोर्स एक इलीगल बिजनेस करते थे, लेकिन इतने क्या कहते हैं, वायलेंट नहीं थे? क्या है सच्चाई, मतलब रियलिटी क्या है? ग्रे ट्रुथ क्या है उनकी ज़िंदगी का? वो हिंसक थे, हाँ जी। अपराधी थे, रक्तपात करते थे, ये एक सच हिस्सा है। है, सच है। वो लोगों की मदद करते थे, वो लोगों के मुहाफ़िज़ थे, गरीबों की सहायता करते थे, ये दूसरा पक्ष है। उसके पीछे 2 कारण होते थे कि ये गरीबों की या अपने इलाके के लोगों की क्यों मदद करते थे। एक तो ये है कि मदद करने से उन्हें सिम्पैथी मिलती थी, सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट मिलता था और उनके बीच से ही उनके लिए वर्कर्स आते थे। हुँ। गैंग में शामिल होने के लिए नए रंग-रूप मिलता था। वक़्त के हिसाब से उन लोगों के साथ में एक कनेक्टिविटी बनने के कारण ये होता है कि अपने इलाके के लोग जो हैं फिर वो पुलिस को मुखबिरी वगैरह भी नहीं करते या दूसरे के लॉयल होते हैं। लॉयल होते हैं। अब अरुण गवली की जैसे बात कीजिए, आप चले जाइए दगड़ी चाल और उसके आस-पास भायखला के इलाके में अगर कोई मुसलमान भी उसके मुखालफत में एक शब्द कह दे तो मैं मान जाऊँगा। क्योंकि उसने हिंदुओं को ही नहीं, वहाँ के इलाके के मुसलमानों के लिए भी बहुत उसने काम किया। उसने वहाँ पर एक जिम बनवाया, कोई भी जाए हिंदू मुसलमान कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने एक कंप्यूटर लैब डलवाई, सारे बच्चे आकर के वहाँ पे कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेते थे, उसके कारण वो लोग सब अच्छे-अच्छे जॉब्स में लगे, अच्छे काम शुरू कर दिए उन्होंने। तो अब इसका एक ये कारण था। दूसरा ये है कि ये जो डॉन्स वगैरह होते हैं ना, ये अपनी गरीबी नहीं भूले हुए होते हैं। हुँ। उन्हें अपना वो वक़्त याद होता है कि कैसे मैं एक-एक आधी-आधी रोटी के लिए तरसा हूँ। तो जब उनके पास पैसा आ जाता है ना, तो वो भी चाहते हैं कि जैसे मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने बच्चों को वो सारे खुशियाँ दूँ, जो मुझे मेरे माँ-बाप से नहीं मिल पाई या मुझे मेरे वक़्त में बचपन में नहीं मिल पाई। तो वैसी ही चीज़ उनके मन में भी होती है कि यार हमने अपने बच्चों को तो सब दे ही लिया है, हम दूसरों को भी क्यों ना दें? पैसा तो आ ही रहा है ना और ऊपर से ये है कि हम तो अमीरों को लूट करके और गरीबों में बाँट रहे हैं। तो उनको उस चीज़ का भी एक नशा होता खुशी है, भी हुक होती होता है। है। हुँ। तो ये सारी चीज़ें मिल कर के उनके मतलब उस सिक्के के 2 पहलू बनते बढ़ाते हैं, हैं। जी। जिसमें एक जो है लाल है और दूसरा सफ़ेद है। यहाँ काला और सफ़ेद नहीं कहूँगा, लाल इसलिए क्योंकि रक्तपात करने वाले तो लोग रहे हैं। ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है और ये मेरा ख़्याल है कि सिर्फ़ हिंदुस्तान में ही नहीं है, हिंदुस्तान के हर हिस्से के अलावा पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। एक किस्सा मैंने सुना था, पता नहीं कितना सच है, आप बेहतर बता पाएँगे, कि हाजी मस्तान ने अपने ज़माने में किसी बिल्डर के साथ मिलकर कमाठीपुरा के एक स्पेसिफ़िक एरिया में, जहाँ पर एक घोड़ों का अस्तबल था, तो वो ज़मीन जो वो बिल्डर चाहते थे लेना, और वो हाजी मस्तान चाहते थे कि वहाँ रहने वाले लोगों को उसका पूरा हक मिले। बिल्डिंग बने, बिज़नेस भी हो बिल्डर का, लेकिन लोगों के साथ ज़ुल्म ना हो। तो उन्होंने उस घोड़े के तबेले के बीचों-बीच हार्ड कैश की गोनियाँ रखवाई, और वहाँ पर जो घोड़े के अस्तबल में रहने वाले मज़दूर थे, या आस-पास झुग्गियाँ बनाई थी, बकरियाँ चराने वाले थे, खोमचे वाले थे, चने वग़ैरह बेचने वाले थे, सबको उनकी जो वाजिब कीमत थी उससे कहीं ज़्यादा पैसे दिए। और किस्सा ये भी है कि जिन-जिन को वो पैसे मिले, वो उन्होंने मुंबई छोड़ दी। क्योंकि फिर वो उस पैसे से, ये स्ट्रगल से वो कहीं ऊपर उठ गए। फिर वो अपने गाँव चले गए, छोटा-मोटा बिज़नेस कर लिया या बाहर सेट हो गए। तो ये सब किस्से कितने सच हैं? ये किस्सा तो मैंने कभी नहीं सुना इस तरह का सा, लेकिन हाँ, हाजी मस्तान की दयानतदारी के तो सैकड़ों किस्से हैं। मेरी एक किताब ही है जो मस्तान के नाम से लिखी है मैंने, मुंबई का मिडास मस्तान। हाँ, बिल्कुल। तो अभी पिछले दिनों ही 2-3 महीने पहले ही वो किताब आई है और पूरी दुनिया की ये पहली किताब है जो हाजी मस्तान पे आई है, जो ऑथेंटिक रूप से उसकी ज़िंदगी, उसके कामों को तलाशती है और उसमें हमने इस तरह के पचासों किस्से बताए हैं। मददगार मस्तान के नाम से उसमें पूरा चैप्टर ही है, पूरा अध्याय है, हुँ। जिसमें हमने बताया है।
और ये जो घोड़े के अस्तबल वाली बात है, ऐसी एक घटना करीम लाला के साथ ज़रूर हुई थी, जिसमें उस अस्तबल में बिल्डर ने आग लगवा दी थी और बिल उसका फटा था करीम लाला पे। तो करीम लाला को जब गिरफ्तार करके कोर्ट में ले गए थे, तो उसने जज से कहा था कि जज साहब, हम ऐसा गलत काम नहीं करता है। हम इंसान को नहीं मारता है, तो हम बेजुबान को कैसे जला के मार देगा? हुँ। आप हमको 1 दिन का समय दो, हम असली आरोपी आपको देगा। और उसने अगले ही दिन उन लड़कों को अरेस्ट मतलब पकड़वा करके बुलवा लिया था, जिन्होंने वहाँ आग लगाई थी, और उसके बाद उसको ज़मानत मिल गई थी और करीम लाला बाहर चला गया था। बिल्डरों के लिए हाजी मस्तान ने काफ़ी काम किया था, उनके लिए प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करवाना, खाली करवाना, ये वो सब। लेकिन हाँ, वो हमेशा यही करता था कि लोगों को वाजिब कीमतें दे करके और बाहर करवाता था। उसके नाम के खौफ की वजह से लोग आसानी से कि मान कर जाते लिया करते थे, मान जाते थे। लेकिन एक बड़ा अच्छा किस्सा है उसी दौर का, आपके हाजी अली के आस-पास की एक वो थी, चॉल्स थी, उसको खाली करवाना था। तो उसमें एक जो घर था, वो एक बुज़ुर्ग महिला का था, तो करीब 70-75 साल की रही होगी। और सबने तो खाली कर दिया घर, वो खाली करने के तैयार नहीं। अब ये लोग डराएँ उसे कि हाजी साहब। उसने कहा, तेरा हाजी साहब जो भी होगा, होगा। मैं इस घर में ब्याह करके आई थी, मेरी जब तक यहाँ डोली आई थी, अर्थी निकलेगी। मैं ये घर नहीं छोड़ती। बिल्डर परेशान, वो इसको तंग करे। तो जब 2-4 बार में लड़कों ने इसको धमकी दे दी, तो उसने औरत ने सीधे जा कर के पुलिस थाने में हाजी मस्तान के नामज़द रिपोर्ट फ़ाइल कर दी। एफआईआर हो गई। पुलिस थाने से उसको फ़ोन गया, हाजी मस्तान को। हाजी मस्तान डरपोक भी उतना ही था। वो उसने कहा कि साला ये तो गड़बड़ हो गई यार, मेरे खिलाफ केस हो गया। अब एक काम करो, इस औरत की हिफाज़त करो, ये साली मर ना जाए। लोगों ने उससे कहा कि अरे तूने हाजी मस्तान के खिलाफ वो शिकायत कर दी, वो तो मार डालेगा तुझे। अब वो बोलती है कि वो मुझे मारेगा नहीं, अब मेरी हिफाज़त करेगा, मैं मर गई तो वो फांसी में, जब उसको फांसी हो जाएगी। और दोनों की बात सही थी। उसको डर ये कि ये मर ना जाए, इसको डर ये, इसको कॉन्फिडेंस ये कि वो मारेगा नहीं। तो बुजुर्ग महिला, वो जब तक उसकी मौत नहीं हुई, तब तक उसका प्रोटेक्शन किया हाजी के लोगों ने। और जिस दिन मरी, लाश पड़ी है और हाजी के लोग वहाँ पे खड़े हैं। जैसे ही लड़का जो शवदाह करके लौटा, उन्होंने उसके सामने एग्रीमेंट रखा, उसने साइन किया, उसको कैश मिला, उसी वक़्त घर के बाहर गए, तब तक पूरे घर के बाहर के सारे घर ज़मींदोज़ हो चुके थे, गिराए जा चुके थे। सिर्फ़ इसका एक अकेला वो कमरा खड़ा हुआ था, और ये बाहर निकले हैं और मज़दूरों ने वो कमरा गिराया है, उसके बाद वहाँ पे इमारत तामीर हुई। तो ऐसे बहुत सारे हैं, कितने ही बच्चों को उसने पढ़ाया है, क्योंकि वो खुद अनपढ़ था ना। हुँ। तो अगर कोई बच्चा उसको पास पहुँच जाता, लड़का-लड़की का, किसी परिवार का कोई बंदा पहुँच जाता कि मेरे बच्चे की पढ़ाई है, ये है। उसने बहुतेरों को इंजीनियर, डॉक्टर बनाया। बोले तेरे को जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊँगा, पढ़, और सिर्फ़ पढ़ना, किसी दूसरी चीज़ में काम दिमाग नहीं लगाना। तो दुनिया के लिए कुछ कर, देश के लिए कुछ कर, माँ-बाप के लिए कुछ कर। ये मत देखना कि पैसा कितना लगेगा। लोगों को लंदन वग़ैरह यहाँ-वहाँ भेज कर के पढ़ाया उसने। इसमें कोई मतलब ऐसी छुपी हुई अतिशयोक्ति बा नहीं है, या कोई छुपी हुई बातें नहीं है, ये तो खुला सच है। कमाटीपुरा के जो सेक्स वर्कर्स थी, उनके उनके लिए भी हाजी मस्तान का नाम बहुत इज़्ज़त से लिया जाता है कि हाजी मस्तान ने उनके लिए भी बहुत कुछ किया। ना नहीं, सबके किसी के लिए ऐसा कुछ बहुत नहीं किया है। बस ये था कि जो मदद माँगने पहुँच जाता था, उसकी वो मदद कर देता था। करीम लाला का एक किस्सा ज़रूर गंगूबाई के साथ में जोड़ा जाता है, वो भी कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं थी। गंगूबाई एक चालाक ब्रॉथल ओनर थी, उसने अपने फ़ायदे के लिए करीम लाला और उसके नाम का इस्तेमाल किया था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो एक छोटी-मोटी चकला की मालकिन ही थी। 3 घंटे की पिक्चर बनी है सर, इतनी एंटरटेनिंग है, उसमें अलग ही कहानी दिखाई गई है। अब मतलब इतना कहानी ही है वो। जी, वो सच्चाई उसके अंदर नहीं 95% सच्चाई नहीं है। जी, उसमें उसमें बहुत सारी चीज़ें तो बहुत ही अजीबो-गरीब हैं। आपने दुनिया के किस कोने में देखा है कि किसी रेड लाइट एरिया में चुनाव होते हैं और हेड जो चुना जाता है। ठीक है, कहानी है, फ़िल्म है, देखिए, मज़े लूटिए, सच मत मारिए इसे। हुँ, तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, इन लोगों ने इनके पास मज़लूम जो आया,
डैम्सेल इन डिस्ट्रेस जो भी पहुँची, उनको सबको उन लोगों ने हेल्प की है, ये तो तय था। तो फिर वो कमाटीपुरा में क्या बुराई है? हुँ। वो उन लड़कियों, स्त्रियों को हाथ नहीं लगाते थे, उनको कभी भी वो बहुत उनको इज़्ज़त की नज़र से देखते थे। अरे! अपने करीम लाला तो बड़ा कमाल का आदमी था। हेलन उनके पास में गई थी कि एक प्रोड्यूसर जो है मेरे ₹20,000 ₹22,000 कुछ हैं वो निकलते हैं, वो दे नहीं रहा है। तो उनको पता नहीं था हेलन कौन है। फ़िल्में नहीं देखता था। पता कैसे चलेगा कि हेलन है कोई? अब हुँ। वो हेलन को भी बड़ा ताज्जुब हुआ। और उसने बोला कि मेरी ऐसी-ऐसी समस्या है। तो बोलते हैं कि बीबी आपको जो भी परेशानी है आप कोई बात नहीं है घर जाइए। घर पहुँचे, जब वो यहाँ कहीं बांद्रा या कहीं रहती थी वो, तो जब तक घर पहुँची, तो वो प्रोड्यूसर जो है वो दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था। अरे! आप वो कहाँ वहाँ चली गईं, ये लीजिए आपके पैसे। मतलब उस वक़्त उन लोगों का वो खौफ था और ये था। अब उसके बाद में बात आई गई हो गई। एक दिन एक फ़िल्म के प्रीमियर था या मुहूर्त था कुछ, उस पे करीम लाला थे, वहाँ ये भी पहुँच गई हेलन। अब हेलन तो हेलन है। उन्होंने करीम लाला को देखा तो बड़ी खुश होकर के उनके पास पहुँची, उनको बाहों में भर लिया और एक उनके किस जड़ दिया गाल पे। उस वक़्त का इतना बड़ा तुर्रम खां, वो शर्म से बेचारा पानी-पानी हो गया, उसका जी, चेहरा लाल पड़ गया। जी। किसी स्त्री ने उसको छुआ है वहाँ तक तो भी ठीक है, उसके गाल पे सार्वजनिक रूप से चुंबन अंकित कर दिया उसने, उसकी बेचारी की क्या हालत हुई। वो मतलब लोगों से आँख नहीं मिला पा रहा था। ये उस वक़्त के लोगों की शराफ़त का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग कैसे थे। तो मदद तो सबकी किया करते थे। इंडस्ट्री में तो बहुतों के लिए किया, उन्होंने बहुत कुछ किया। हाजी मस्तान ने फ़िल्म इंडस्ट्री के कितने सारे प्रोड्यूसर्स हैं, मेकर्स हैं, उन लोगों की को तबाह होने से बचाया। हमारे यहाँ की बड़ी फ़ेमस एक्ट्रेसेस थीं, उनकी जो है वो सगाई तय हो गई, शादी तय हो गई थी गोवा के राज्यपाल के बेटे के साथ में। वो फ़िल्म का सेट छोड़ कर के मोहतरमा जो हैं वो कोर्टशिप करने के लिए लंदन चली गईं। प्रोड्यूसर आया, उनके पास रोया-गाया, प्रोड्यूसर को उन्होंने बोला कि ठीक है, कौन है, क्या है, पता चला। वहाँ है, अच्छा ठीक है। लंदन में आपके स्ट्रीट के ऊपर वो प्रेमी जोड़ा जो है वो रात को घूम रहा है, वहाँ गाड़ी पहुँची, उसको लिया कि अगर तू नहीं चलेगी तेरे मुँह पे एसिड मार देंगे। लड़का भी चुप हो गया, लड़की भी चुप हो गई, यहाँ लेके आए, उसको घर नहीं जाने दिया। गोरेगाँव में होटल में रखा, जा फ़िल्म सिटी में काम कर और जब तक फ़िल्म खत्म नहीं होती होटल में रहेगी। प्रोड्यूसर बिल भरेगा। शूट खत्म हुआ, उसके बाद घर जा पाई वो। ये भी था उन लोगों का तरीका। तो इस तरह की जो कहानियाँ, किस्से इन लोगों के हैं, उनमें बहुत सच्चाई है। आपने फ़िल्मों से और इनसे कनेक्शन की बात की, तो एक सुनने में आता है या कुछ तस्वीरें भी ऐसी हैं कि जो दीवार फ़िल्म है वो हाजी मस्तान की रियल लाइफ़ पर बेस्ड थी या हाजी मस्तान ने ही उसे फ़ाइनेंस किया था ताकि वो अपनी अपनी कहानी लोगों तक ला पाए। तो ये कितनी सच है? उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाजी मस्तान का जो किरदार है, जी। वो किरदार एडॉप्ट कर सकें अमिताभ बच्चन, उसके लिए जावेद साहब जो है वो उनके यहाँ पर लेकर के जाया करते थे। हुँ। और कई जो है सिटिंग्स वहाँ पर हुई थी और ये जाते थे, उनसे बात करते थे, लोगों से उनका मिलना-जुलना देखते थे, ये सब वो सब है। तो उनका मैनरिज़्म हो रहा था। ऑब्ज़र्वेशन था। ऑब्ज़र्वेशन सिर्फ़ उन्होंने की थी, उन उसकी लाइफ़ पे कुछ नहीं था वो। हुँ। वो सच्चा नहीं। अब मैं आता हूँ दाऊद इब्राहिम पे, क्योंकि अ, सेलिब्रेटेड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी उनके किस्से बहुत ज़्यादा हैं, दाऊद इब्राहिम के किस्से बहुत ज़्यादा हैं, बॉलीवुड से रिलेटेड। इनफैक्ट बॉलीवुड से पहले जितना मैंने सुना है कि दाऊद की मैरिड लाइफ़ में भी कुछ प्रॉब्लम आई थी, जो किसी और अंडरवर्ल्ड के डॉन ने सॉल्व कराई थी। वो क्या किस्सा है? देखिए, जब बहुत ही रक्तपात आरंभ हो गया था साबिर की मौत के पहले और साबिर की मौत के बाद में, तो महज़वी जो इस वक़्त उनकी शरीके हयात हैं, उनकी पत्नी हैं,
वो और उनका जो परिवार है वो बुरी तरह से सहम गया था और उन्होंने कहा था कि अरे आज साबिर की हत्या हो गई है और ये लड़का इतना क्रोधी है, इतना गुस्सैल है, इतना ज़्यादा वायलेंट है, तो ये कैसे हमारी लड़की को सुरक्षित रखेगा। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी हत्या हो जाए और हमारे बेटी जो है वो ये हो जाए, विधवा हो जाए। तो इन सब कारणों से जो है वो रिश्ते में अड़चन आने लगी थी और सब डरने लगे थे। तो उस वक़्त में लल्लू जोगी नाम के एक बहुत बड़े स्मगलर हुआ करते थे। हालाँकि वो भी अपने ज़माने के एक बड़े क्रांतिकारी हैं। दमन दीव की जो आज़ादी है, हुँ। उसके लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी हैं, जिनके घर में आज भी अगर आप जाएँगे, तो भारत सरकार का दिया हुआ जो क्रांतिकारियों का सम्मान पत्र ताम्रपत्र। है, जी। वो उनके घर में लगा हुआ है। ताम्रपत्र नहीं है, वो हाँ। कागज़ वाला ही है, जी। लेकिन वो है। हुँ। और उनको पेंशन भी मिला करती थी 5 या साढ़े 5 हज़ार रुपए महीने जो इनके लिए पेंशन तय थी, क्रांतिकारियों के लिए या आज़ादी के सेनानियों के लिए। तो मैंने भी उनका इंटरव्यू किया था तब वो उनसे पता चला था। अब तो इंतकाल फ़रमा गए वो। तो मैंने जब उनसे बात की थी तब वो उन्होंने ऑफ कैमरा ये चीज़ें सब वो एक्सेप्ट की थी, ऑन कैमरा उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया और उनकी ज़िंदगी का कहना चाहिए एकमात्र अगर ऑन कैमरा इंटरव्यू किसी के पास है तो वो सिर्फ़ मेरे पास है। हमने अभी तक उसको शाया नहीं किया है, कुछ कारणों से रोक के रखा है लेकिन जल्दी हम दिखाएँगे वो। तो वो जो थे उन्होंने उनका दमन में जो है एक बहुत बड़ी वाड़ी थी जिसमें चीकू के और नारियल के और सुपारी के पेड़ थे और कई एकड़ की थी मतलब करीब 82 एकड़ या कुछ की न माफ़ कीजिए 100 कुछ 12-15 एकड़ की जगह थी जो थोड़े समय 5-7 साल पहले ही किसी मुंबई के ही बिल्डर ग्रुप ने कुछ 82 करोड़ में वो खरीद ली है। तो वो जगह पे ही इन लोगों की बैठक हुई और वहाँ पे लल्लू जोगी ने महज़बीन को और उनके परिवार वालों को समझाया कि भई चलो जो हो गया वो तो हो रहा है, हो चुका है। लेकिन ये सोचो फ़र्ज़ करो कि अगर यही चीज़ जो है शादी होने के बाद में हुई रहती तो क्या तुम रिश्ता तोड़ देते? बोले नहीं। तो फिर बोले अब क्यों तोड़ रहे हो? और इस तरीके से वो जो है शादी निकाह हुई। हुआ और वो रिश्ता जुड़ा। ऐसी जानकारी मतलब जो है मुझे इन लोगों से हासिल हुई थी। दाऊद इब्राहिम का कोई हिंदू भाई भी था, ये चर्चा है, पता नहीं कितनी सच है। ये असल में हुआ ऐसा है कि ये कुल 11 भाई-बहन थे। इब्राहिम कासकर जो मुंबई पुलिस की क्राइम जी। ब्रांच में हवलदार हुआ करते थे, बड़े ज़हीन और बड़े कमाल के इन्वेस्टिगेटर थे वो। उस दौर में उन्होंने काफ़ी बड़े-बड़े केसेस क क्रैक करने में अपने अफ़सरान की बहुत मदद की थी। तो ख़ास तौर से मुस्लिम इलाका जो डोंगरी का और वहाँ का था, जी। उसमें तो उनकी बड़ी गहरी पैठ थी। तो उनके ये 11 बच्चे थे टोटल। उनमें 2-3 बेटियाँ थीं और बाकी सब ये भाई थे। हुमायूँ है, मुस्तकिन है, साबिर है, दाऊद है, अनीस है, नूरा है, ये सारे लोग। उनमें 1-2 बहनों की बाद में किसी कारण से मौत-वौत भी हो चुकी थी। एक बार वो कहीं किसी काम-वाम के सिलसिले में सड़क पर कुछ कर रहे थे या गश्त पे थे और उनको एक लड़का मिला और उसने इनसे कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तो उन्होंने कहा कि तू कहाँ से आया है, क्या है? तो बोले कि मुझे कुछ नहीं मालूम लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। तो वो उसको लेकर के पास के किसी रेस्टोरेंट होटल में गए और खाना-वाना खिलाया, ये सब किया। उनको उस लड़के पे न जाने क्या आसक्ति हुई कि उसे लेकर के घर चले आए। अमीना बी जो उनकी पत्नी थी, दाऊद की माँ, वो बड़ा नाराज़ हुई, बोली यहाँ 11 का तो तुम्हारे से मुँह जो है संभलता नहीं, पेट भरता नहीं और आप जो ये एक नया पकड़ लाए बच्चा कहाँ से उठा करके। तो बोले जो खुदा 11 का पेट भरता है, वो 12वाँ का भी भरेगा। तो तेरा नाम क्या है? तो उसने बलवंत बताया। उन्होंने प्यार से उसे हनीफ कहना शुरू किया। बलवंत नाम था लेकिन हनीफ कहना शुरू वो कर दिया। कहते थे, उसका धर्म नहीं परिवर्तित धर्म। करवाया। अच्छा। ये एक बहुत खूबसूरत बात है ये। हिंदुस्तान की रवायत में शामिल है ये बिल्कुल। कि हमारे यहाँ के संस्कार ऐसे हैं, हमारे यहाँ पे भले ही आज लोग कितनी ही गाली-गलौच कर लें एक-दूसरे के नाम के ऊपर, धर्म के नाम के ऊपर ज़्यादती करते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, लेकिन ऐसे भी बड़े किस्से हैं जहाँ धर्म नहीं परिवर्तित हुए हैं। मेरे ही एक जर्नलिस्ट दोस्त हैं,
उनकी पत्नी जो हैं वो आज भी 2 बच्चे माशाल्लाह जवान हो गए, शादियों की उम्र आ गई है। वो अपना हिंदू धर्म का पालन करती हैं, वो अपने मुस्लिम धर्म का पालन करते हैं, बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी चल रही है। बच्चों को उन्होंने छोड़ दिया कि भई तुमको दोनों में से जो धर्म अपनाना है अपना लेना, हमारी तरफ से तुम खुले हो। तो मतलब इस तरह की चीज़ है। उन्होंने बेटे-वेटों का खतना भी नहीं कराया, इसी वजह से। तो कि बालिग होने के बाद तय करना तुमको क्या होना है। हुँ। बलवंत। बलवंत जो है इस तरीके से इब्राहिम परिवार का हिस्सा बन गया। वहीं पे पलना पालना-पोसना, उसका खाना-पीना ये वो सब चलने लगा। बाज़ दफ़ा ये जब चीज़ें चलती रहीं, दाऊद और उसके जो भाई-वाई थे वो लोग बलवंत को जो है वो बहुत अपने साथ में नहीं मिला कर के हुँ। रखते थे। अब उसके पीछे क्या कारण थे वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो हमेशा एक तरह से लेफ्ट आउट ही रहा और फ़ील भी करता था। अच्छा वो वहाँ के जो कुछ शरारती किस्म के से खबरी-वबरी थे, ये सब थे। एक दिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि इसको कुछ करना चाहिए और तब जो है कुछ पुलिस वालों या कस्टम वालों को कोई केस बनाना था, उनको कुछ केस मिल नहीं रहा था कि यार ड्रग्स का कुछ केस बना दो या कुछ ऐसा कर दो, तस्करी का कुछ करा दो। तो इन्होंने इससे ये बेचारा बेरोज़गार घूम रहा था। तो इसको कहा कि तेरे को काम मिलेगा तो करेगा? बोले हाँ करूँगा। बोले अच्छा पैसा मिलेगा, कितना? बोले 2000। अच्छा 2000 उस ज़माने में बड़ी रकम हुआ करती थी। तो तैयार हो गया। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, तुझे सिर्फ़ ये पैकेट लेकर के जाना है, तेरे पास में एक आदमी आएगा और तेरे से पूछेगा एक सवाल, तुझे ये जवाब दे देना है, इससे पहचान हो जाएगी। तो बोले ठीक है। तो उसके लिए क्या कुछ कोड उन्होंने रखा था कि आलू है क्या या इस तरह का कुछ। तो 2-3 लोग आए उसके पास में और बोले, "आलू है क्या?" बोले, "हाँ।" बोले, "लाओ दो।" तो उसने बंडल उठा कर के उन्हें दिया। उसको पता नहीं था कि इसमें नारकोटिक्स है और वो पूरा स्टेज था। उन लोगों ने जो है वो पुलिस वाले थे, उन लोगों ने इसको उठा कर के जेल कर दिया। इस तरह बेचारे की ज़िंदगी जो है उसमें जबरन में क्राइम जुड़ गया, जबकि वो क्रिमिनल था ही नहीं, किसी भी लेवल पे नहीं था। अच्छा उसका नाम जो है हनीफ तो वो इब्राहिम कास्कर बोला करते थे, उसका नाम बाद में हनीफ 7 हो गया था। वो हनीफ 7 इसलिए हुआ था क्योंकि उ उसका जो है किसी एक्सीडेंट में पाँव टूट गया था और वो लँगड़ा के चलने लगा था। तो हमारे यहाँ पर मुंबई में जो है, जब कोई आदमी बैसाखी का सहारा लेके चलता है या लँगड़ा के चलता है तो उसको 7 बोलते हैं। तो इसके कारण जो है वो हनीफ 7 उसका नाम पड़ गया। स्लैंग। ऐसा हुआ था हाँ, स्लैंग्स के पॉइंट ऑफ हुँ। व्यू से ऐसा हुआ। एक लाल सेना का भी बहुत ज़िक्र होता है, अरे इस पे वो बहुत ज़्यादा बात नहीं एक हुई है। हाँ, हाँ, वो एक क 2 एक ही केस में बेसिकली 2 केस में कहीं पे इन्वॉल्व हुई है। वो लाल रंग के सबको उसने कपड़े पहना दिए थे, ऊपर मतलब ऊपर वाले हिस्से में शर्ट पहनाई थी और उन लोगों ने अरुण गवली का जो ठिकाना था दगड़ी चाल, उस पे जाकर के हमला किया था और चूँकि वो बड़ा लोहे का दरवाज़ा था 15 फुट का और बड़ा थिक एकदम जैसे किलों के बाहर लगाए जाते हैं, उस तरह का सा उन्होंने दरवाज़ा उसको लगवा दिया था। उस पे वो सब गोलीबारी करके वो लोग भाग गए थे। तो पुलिस के पास जब इन्फॉर्मेशन पहुँची कि वहाँ कौन लोग आए थे, क्या थे, तो उस डिस्क्रिप्शन में ये पता चला था कि सारे लड़के जो हैं वो लाल रंग की कमीज़ पहने हुए थे। तो इसीलिए दाऊद की लाल सेना के नाम से वो वाला जो है मामला याद किया जाता है, बताया जाता है। परंतु उसके बाद में कभी भी उसकी वो लाल सेना जो है वो एक्ज़िस्ट नहीं की। वो वहीं 1-2 केस में ही ख़त्म हो गई थी। क्योंकि अंडरवर्ल्ड अफ़ोर्ड नहीं कर सकता यूनिफ़ॉर्म बनाना या हाँ, हाँ, यूनिफ़ॉर्म में बिल्कुल, अपने लोग आइडेंटिफ़ाई हो जाना, पकड़े जाना, ट्रैक हो जाना, ट्रेस हो वो जाना। बहुत आसान होता है फिर इसलिए। तो वो वहीं ख़त्म हो गया था लाल सेना, ऐसा है। आपका कभी मिलना नहीं हुआ ना? मैं नहीं मिल पाया अब दाऊद इब्राहिम या छोटा शकील या राजन वगैरह से क्योंकि हम लोग जिन अखबारों में रिसालों में काम करते थे उन्होंने कभी हम लोगों को जा कर के मिलने के लिए धन खर्च नहीं किया तो हम लोग नहीं जा पाए। दूसरे अखबार वाले जो हैं जिन्होंने खर्च किया तो उनके रिपोर्टर्स जाके मेरी टेलीफ़ोन के ऊपर कई दफ़ा बातें होती रहीं उन लोगों से और कभी-कभी बड़ी जो घटनाएँ होती थीं तो जब उन लोगों के ग्रुप के किसी के नाम आते थे, तो हम लोग क्रॉस वेरीफ़ाई करने के लिए फ़ोन कर कॉल लेते थे करते थे। और उनसे पता कर लेते थे कि भाई आपकी बात ये जो कही जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है। उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता था, वो लोग खुले तौर पे एक्सेप्ट भी कर लेते थे।
बता भी देते थे कि हाँ भाई ये हमारे यहाँ पे हुआ है, उसने ऐसा किया था या उसने ये बात नहीं मानी, या हमने हफ्ते के लिए फ़ोन किया था वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो हमने मार दिया, या हमने गोली चला दी, या हमने पैसा वसूला है, उसमें क्या है। और कभी ये भी होता था कि वो लोग एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन बोलते थे कि इसको मत छापिएगा, नहीं तो हमारे ग्रुप के खिलाफ मतलब जो है वो खबर बन जाएगी और वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो नॉर्मली लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ स्थितियाँ कम ही आती थी। वो लोग खबरों का जो है खंडन बहुत मुश्किल से किया करते थे, अमूमन तो एक्सेप्ट ही कर लेते थे। अरुण गवली से कई दफ़ा मिलना हुआ, दगड़ी चाल में जाकर ही। अमर नाइक से कभी भी कोई, मेरा ख़्याल है कि कोई भी पत्रकार शायद नहीं मिला होगा आज तक, क्योंकि वो तो छलावा था। उसके खुद के मतलब दाएँ हाथ को नहीं पता होता था कि बाएँ हाथ क्या करेगा आगे। वो इतना मतलब डिस्गाइज़ का मास्टर था और इतना सावधानी बरतने वाला इंसान था कि उससे तो मुझे नहीं लगता कि मेरा ही छोड़िए किसी और पत्रकार से भी मेल मुलाकात कभी हुई होगी। वो किसी से नहीं मिलता था। बाकी और कई ऐसे रहे हैं अंडरवर्ल्ड के, जिनसे कि काफ़ी सारी बातें होती रहीं बाज़ दफ़ा। तो खबरों के लिए ऐसे लोगों के बीच में तो क्राइम रिपोर्टर अगर नहीं जाएगा, नहीं उनसे बात करेगा तो उसको असली खबरें मिलेंगी नहीं, करना ही पड़ता है। बिल्कुल। सिर्फ़ मंदाकिनी के अलावा और बहुत सारे किस्से हैं जो बॉलीवुड को दाऊद इब्राहिम से जोड़ते हैं। तो ऐसे कोई किस्से आप हमसे शेयर करना चाहें और और देखिए बहुत सारी फ़िल्मों की अदाकाराएँ रही हैं। नाम लेना इस समय उन लोगों के बारे में ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनके नाम वैसे तो आते रहे हैं, परंतु फिर भी अब जैसे एक एक्ट्रेस थीं, बांद्रा में उनका घर था कार्टर रोड पे। उनके यहाँ पे खूब पार्सल्स आया जाया करते थे। 1 आध 2 बार उनके पार्सल्स जो है वो पुलिस ने खोल कर के भी देखे थे, तो उसमें पुराने प्राचीन सिक्के मिले थे और कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें मिली थीं, जो कि उनके पार्सल में नहीं होना चाहिए। तो वो भी, उनको भी दाऊद इब्राहिम से जोड़ा जाता था। तो दाऊद इब्राहिम के साथ ही क्यों, मुंबई की कई जो फ़िल्म एक्ट्रेसेस हैं उनके नाम अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ में जोड़े जाते रहे हैं। मोनिका बेदी का नाम अबू सालेम के साथ में तो खुले तौर पर सारी दुनिया के सामने है। ममता कुलकर्णी का नाम जो है विक्की गोस्वामी, जो देश का सबसे बड़ा ड्रग तस्कर है, उसके साथ जुड़ता आया है। अब वो भले ही खंडन कर रही हैं कि मैंने उससे शादी नहीं की है, ये सब वो सब है। लेकिन अपने प्रेम को और उसके साथ लिव इन को तो वो आज भी स्वीकार करती हैं। तो ऐसे बहुत सारी फ़िल्मों की एक्ट्रेसेस हैं जिनके उनके साथ रिलेशन रहे हैं। किन कारणों से रहे हैं, उनकी अगर समीक्षा करने जाएँगे तो 10 घंटे भी छूटे पड़े हैं। बिल्कुल। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था शायद 2000 के आसपास, जिसमें दाऊद इब्राहिम के घर एक पार्टी हो रही है और उसमें गोविंदा हैं, डांस कर रहे हैं, अनिल कपूर हैं, अम, ये जॉनी लीवर थे, उसमें और बहुत सारे फ़िल्मी हस्तियाँ थीं। देखिए कई कारणों से दाऊद के दुबई दरबार में लोग कोर्निश बजाने जाते थे। कुछ लोगों को फ़िल्मों में काम चाहिए होता था इसलिए जाते थे। कुछ लोगों को फ़िल्मों में प्रोड्यूसर डायरेक्टर तंग करते थे, उनसे बचाव के लिए जाते थे। कुछ लोग अपनी शान बनाने के लिए जाते थे। कुछ लोग जो है डर की वजह से जाते थे, कि भाई ने बुलाया है आओ, तो मुजरा करने जाना ही पड़ेगा, क्या करेंगे मजबूरी है। और फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो सबसे वल्नरेबल है और सबसे ज़्यादा मतलब इस मामले में शिकार होती है, शोषित जी। होती है। कि उसको कोई भी वो कर सकता है। हमारी सरकारें भी करती हैं, हमारे पुलिस वाले भी करते हैं, तो हमारा अंडरवर्ल्ड भी उनको करता है शोषण उनका। तो ये कुछ हद तक शोषण के भी शिकार थे बेचारे। करते क्या? नहीं जाएँगे तो अगले दिन सेट पे गोली चलेंगी। अब वो तो सड़क पर भी खड़े होकर के कहीं पे शूट करते हैं, वो लोग कहीं किसी होटल में भी करते हैं, कहीं किसी टूरिस्ट प्लेस पे भी करते हैं। उनको कोई आकर के मार जाए उसको कितनी देर लगती है? हुँ। तो इसलिए वो लोग मजबूरी में भी करते थे, जाते थे, मजबूरी में नाचते भी थे। कुछ लोग थे जिनके पुराने संबंध थे, तो वो उसके लिए चले जाते थे। कुछ लोगों को शौक था कि हमको भाई पहचानता है, हमारी दुनिया में मतलब अब वो पहचान बनेगी, उसके लिए भी जाते थे। अब ऐसे ही ट्रैप में जो है संजय दत्त फँस गए थे। हुँ। उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनको इतने सारे हथियार जबरन अबू सालेम ने भेज दिए थे, जिसके कारण दाऊद ने अबू सालेम को डाँट भी लगाई थी। और फिर वो बाद में रिट्राइव किए गए, वहाँ से निकाले गए, लेकिन तब तक सारा मामला खुल गया था और उन्हें बाद में जो है अपने
किए हुए पश्चाताप भी हुआ और उनको उसके कारण सज़ा भी मिली कानूनन। परंतु इस तरह की घटनाएँ तो बहुत हुई हैं। अंडरवर्ल्ड के साथ में बॉलीवुड का जो रिलेशनशिप है उसको लेकर के काफ़ी इसी तरह की बातें कही जाती रही हैं। तो ये आता रहा है, ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। तब अंडरवर्ल्ड के ऊपर बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड का जो बॉलीवुड पे कंट्रोल था, वो पैसों के कारण भी था, बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा था, सब कुछ था। फंडिंग-वंडिंग चलती फंडिंग-वंडिंग थी। भी सारी चल रही थी, सारी जी, कुछ चीज़ें थीं। तो ये एक पूरा का पूरा साइकिल है, ये चलता है इसी तरीके से, आज भी चल रहा है। आज भी चल रहा है। आज अब ये है कि सीधे बम्बई के बम्बई में लेन-देन नहीं हो रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं फंड्स, लेजिटिमेट कंपनियों के थ्रू फंड्स आ रहे हैं। आप क्या कर लेंगे उसका? कुछ नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं है कि उन कंपनियों के असली मालिकान कौन हैं। सिंगापुर की कोई कंपनी है, कनाडा की कोई कंपनी है या होंडुरास की कोई कंपनी है, आपको क्या मालूम उसका मालिक कौन है? और वहाँ पे तो जो दिखाई दे रहा है ऑन पेपर वो सारे व्हाइट लोग हैं, लीगल है लीगल है सारा। हमारे सिस्टम के हाँ, हिसाब हाँ, से। हाँ। हमारे क्या, उनके क्या, सबके सिस्टम के हिसाब से लीगल है लीगल वो। है। जी। जो देखिए, ताकि कंपनी मैं डी कंपनी की बात कर रहा हूँ। क्या वो अभी भी ऑपरेट कर रही है? 1 करोड़% कर रही है और खूब अच्छे से कर रही है। छोटे हथियारों का जो कारोबार है, डी कंपनी का वो बहुत बढ़ चुका है। आपके फेक करेंसी का बिज़नेस जो है वो बूम पर है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की और सोने-चांदी की जो तस्करी है उसमें दाऊद इब्राहिम का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। ब्लड डायमंड और ब्लड गोल्ड जो है उनकी स्मगलिंग जो है वो बड़े पैमाने पर डी कंपनी कर रही है। तो इल्लीगल जितने बिज़नेस हैं उसके साथ ही साथ में उतने ही लीगल बिज़नेस में भी हैं। उनके पास में अपनी कंटेनर कंपनी है, कंटेनर शिपयार्ड है उनके पास, कंटेनर यार्ड है उनके पास, शिपिंग लाइन में उनके इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड माइंस में उनके इन्वेस्टमेंट हैं। आपके नेपाल में तो रेडियो स्टेशन में उनने इन्वेस्टमेंट किया, न्यूज़ जो इंडस्ट्री है उसमें इन्वेस्टमेंट किया, न्यूज़पेपर में इन्वेस्टमेंट किया, एयरलाइंस में इन्वेस्टमेंट किया। वहाँ पे जो उनका सारा ये काम सँभालने वाला नेपाल का सीईओ था एक वक़्त में, जमीम शाह और जंबो, उसका मर्डर ही इसी कारण से हुआ। और वो मर्डर जो है अली बुदेश, अरुण गवली और बबलू श्रीवास्तव के गठबंधन ने मिलके किया करवाया था। लेकिन उसकी पृष्ठभूमि जो है या उस वो जो मर्डर की जो कहानी पटकथा लिखी है वो हमारी एजेंसीज़ रॉ ने ही लिखी थी। उनके इशारे पे ही वो मर्डर हुआ था क्योंकि दिलशाद बेग जो था वहाँ का एक मंत्री नेपाल का, उसकी मौत के बाद में इसको मारा जाना बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि फेक करेंसी का पूरा काम वहाँ के जो दाऊद गैंग के या टेररिस्ट हैं पाकिस्तान से आने जाने वाले, उनके लिए जो लॉन्चिंग पैड वहाँ मुहैया करवाया जाता था या नेपाल में, काठमांडू में, वो इन्हीं 2 लोगों द्वारा करवाया जाता था। पहले दिलशाद बेग, उसके बाद में जमीम शाह। तो इसके कारण जमीम शाह को मार गिराया। सर, जैसा आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो अ, जितनी सरगर्मी पहले थी 80s 90s में या 2000 के वक़्त में, मेरे ख़्याल से उतनी ही अभी भी है कारोबार के मामले में। लेकिन अ, पुलिस या सिस्टम इसको रोक क्यों नहीं रहे, मतलब कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, जब आपको है ना किसी चीज़ से फ़ायदा होने लगता है तो आप उसे रोकते नहीं हैं, ठीक है? पॉलिटिशियन को फ़ायदा ये है कि वो जब भी कोई बड़ी घटना होती है वो उसके ऊपर धकेल देते हैं, डी कंपनी ने कराया। हुँ। ना सूत ना कपास, जुलाओ ना लट्ठम-लट्ट उठा दिया, सारी जनता समझती रहती है कि हाँ, भैया दाऊद ने करवाया है। कोई सबूत नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, बस एक बयान दे दीजिए कि दाऊद या डी कंपनी उसके पीछे है, खत्म हो गई। पुलिस का, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का ये है कि उन लोगों को पैसे मिलते हैं या उनको भी इस चीज़ से सहूलियत होती है कि डी कंपनी के ऊपर धकेल दो, ज़्यादा से ज़्यादा है तो कोई पुराने उनके 1-2 लोगों को अरेस्ट करके दिखा दो कि इन लोगों ने किया है, भले ही केस 20 साल में छूट जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? जनता की स्मृति तो बड़ी कमज़ोर होती है, भूल जाएगी, ठीक है? कॉर्पोरेट हाउसेस को तो माफ़िया चाहिए, उनको तो अपने काम करवाने हैं, बिल्डरों को अपने काम कराने हैं। अंडरवर्ल्ड बाहुबली या माफ़िया के बिना उन लोगों के काम नहीं चलते, तो रोकेगा कौन? मैं और आप। भाई जी। ये छोटा राजन के अरेस्ट होने के बाद कुछ फ़र्क पड़ा है उसमें, या फिर क्योंकि वो भी नाम एक बार-बार उछलता था कि बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट है। छोटा राजन
इन्वॉल्वमेंट नहीं है। डी कंपनी की कमान असल में छोटा राजन के पास थी। जितने भी मर्डर्स हुए हैं, सब कुछ हुए हैं, ब्रेन उसी का होता था। काम वही करवाता करवाता था। दाऊद इब्राहिम मास्टर प्लानर नहीं है, मास्टर प्लानर तो राजन ही था। राजन के ग्रुप से हट जाने के बाद में आप देखिए कौन-सा बड़ा कांड अच्छा हुआ है। कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाए वो लोग। उसका कारण यही था क्योंकि वो बहुत पिन पॉइंट प्रिसाइज़्ड ऑपरेशंस करने का उस्ताद था। छोटा राजन के लेकिन गिरफ्तार हो जाने से कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ गया। ना अंडरवर्ल्ड में फ़र्क पड़ा, ना देश को कोई फ़ायदा हुआ। लेकिन 93 के बाद तो वो अलग हो गए थे, धमाके के 93 के बाद नहीं, उससे भी और मतलब पहले। पहले से ही वो पृष्ठभूमि बनने लगी थी। अच्छा, जब अच्छा। रगड़ वगैरह का मर्डर हुआ था नेपाल में, इसके बीज वहाँ पड़ गए थे, अलगाव के। और हुँ। वो होते एक लेवल पे आ गया था। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है और मेरी किताबों में भी इस चीज़ का ज़िक्र है। अभी जो आगामी आने वाली मेरी मतलब पहले आ चुकी हैं डिजिटल एडिशन, लेकिन अब उनके प्रिंट एडिशन आ रहे हैं। उसमें अंडरवर्ल्ड बुलेट्स है, अंडरवर्ल्ड दाने हैं और अंडरवर्ल्ड कैप्सूल है। ये छोटे-छोटे किस्सों के रूप में अंडरवर्ल्ड की कहानियों की किताबें हैं। उसमें हमने ये चीज़ों के ज़िक्र किए हैं और उसमें बताया है कि दाऊद इब्राहिम से शकील का जो इसका माफ़ पिता है। कीजिए राजन का जो अलगाव है वो धार्मिक कारण से या बमकांड के कारण से नहीं हुआ है। उनके बीच में चरम पे आ गया था तब जब उन्होंने जेजे शूट आउट कांड करवाया था। जेजे हत्याकांड में राजन प्लानिंग कर रहा था, लेकिन वो प्लानिंग जो है वो छोटा शकील और दूसरे लोगों के बार-बार दाऊद के भड़काने के लिए कारण उन्होंने राजन से हटा कर के शकील को दी। उन लोगों ने बड़े क्रूड स्टाइल में ऑपरेशन किया और उसका बड़ा खामियाज़ा भुगतना पड़ा था डी कंपनी को। तो लेकिन राजन जो है उसकी और इसकी अनीस के बीच में एक बार खाने की टेबल पे झगड़ा हो गया था, उसने उसको तमाचा मार दिया और वो फिर वहाँ से जो निकला तो फिर लौट कर के कभी ना तो खाड़ी देशों में कहीं गया, ना ही दाऊद ग्रुप के साथ में कभी कोई इसने ऑपरेशन किए, काम किए। हालाँकि बीच में कुछ लोगों ने बड़ी खबरें उड़ाई थी कि उनके बीच पैचअप हो गया है, अब वो लोग साथ में काम करेंगे वगैरह-वगैरह, लेकिन वो संभव ही नहीं है क्योंकि राजन को भी पता है कि दाऊद इब्राहिम किस किस्म का आदमी है। वो किसी की गलतियों को कभी माफ़ नहीं करता, सीधे साफ करता है। वो उसके बारे में ये मशहूर है। ये मैंने कारोबार का आपने ज़िक्र किया, तो मैं जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है या आप बताइएगा, कि अगर हम अंडरवर्ल्ड की बात करते हैं तो सिर्फ़ दाऊद इब्राहिम की बात नहीं करते हैं, हम और भी नामों की बात करते हैं। क्योंकि 2015 में जब छोटा राजन को अरेस्ट किया गया, उसके पहले भी लोग धमकी दिया करते थे इस नाम से। ये किस्से आम लोगों में आते थे, ख़ासकर मुंबई में, कि जैसे उनकी तरफ के लोग बोला करते थे कि ये कंपनी टच हैं, इनकी तरफ के लोग बोला करते थे कि ये सीआर टच हैं। तो अंडरवर्ल्ड की अगर हम बात करें तो कई सारे लोग थे, कई सारे नाम थे, ये 2 मुख्य नाम थे। तो इनका जो कारोबार था छोटा राजन का, वो बंद हो गया या अभी भी वो चालू है या कुछ? छोटा राजन का तो पूरा गैंग ही नेस्तनाबूद हो गया, तबाह हो गया क्योंकि जब उनके ऊपर 2000 में बैंकॉक में हमला हुआ था, उस हमले के बाद से वो सब पे अविश्वास करने लगे। उन्होंने हुँ। हर व्यक्ति को मतलब जो है अपने से दूरी बनानी शुरू कर दी। जो राजन के सबसे करीबी लोग थे, उनसे भी वो भागता था। किसी को बताता नहीं था, किसी से फ़ोन पे संबंध नहीं हाँ। संपर्क रखता था। जब उसको बात करनी होगी वो करता था वरना लोग उस तक नहीं पहुँच पाते थे। तो इसीलिए बंटी पांडे अलग हो गया, संतोष शेट्टी अलग हो गया, फिर आपके जितने भी और उसके सिपहसालार थे या करीबी लोग थे वो सब अलग-अलग हो गए। वो एक बड़ा स्प्लिंटर गैंग्स जो हैं वो छोटे-छोटे, छोटे-छोटे कई बढ़ गए, हाँ। टुकड़ों में बँट के बन गए। हुँ। उसमें आपके रवि पुजारी था, प्रसाद पुजारी था, फिर सुरेश पुजारी था, ऐसे कितने ही सारे लोग थे। गुरु साटम उससे नाराज़ होके अलग हो गया था, बाद में उसका मर्डर हो गया, ये बात कही जाती है। 1-2 लोगों को इसने खुद मरवा दिया, जिसमें सबसे बड़ा और अहम नाम उसका खुद का सेनापति ओपी है, ओपी सिंह। तो ओपी को तो जेल में यरोडा जेल में इसने भेज कर के अपने लोगों को मरवाया। तो ये इन चीज़ों का नतीजा ये निकला कि उसका पूरा गैंग खत्म हो गया। हाँ, लेकिन चेंबूर घाट के ऊपर उसके एरिया में आज भी उसके लोग हैं, उसका काम चलता है। उस इलाके में जितनी प्रॉपर्टी नई बिल्डिंग बनती हैं, उसमें उसका हिस्सा अपने आप उस तक पहुँचता है, वरना वहाँ पे कोई भी आदमी काम नहीं कर सकता, चाहे रीडेवलपमेंट हो, चाहे न्यू डेवलपमेंट हो। बाकी जो थोड़े बहुत काम विदेशों में उन लोगों के सेटअप किए हुए हैं लेजिटिमेट वो तो चल ही रहे हैं।
मतलब ये जो साठ-गाँठ है इनकी, मतलब अंडरवर्ल्ड की, और ऑफ़ कोर्स ये बिना पॉलिटिकल कनेक्शंस के तो हो नहीं सकता। एक उनका डर है। तो क्या ये सच है कि ये अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिशियंस अभी भी मिलके कुछ काम कर रहे हैं या कुछ देखिए, अब कनेक्शन है? बहुत समय से इस तरह की चीज़ें सामने आई नहीं हैं। पहले तो बहुत खुलकर आ जाती खुल थी। कर के आ जाती थी। अभी करीब-करीब आप समझिए कि 10-15 साल से या 20 साल से इस तरह की चीज़ें सामने आई नहीं हैं कि इसका इस अंडरवर्ल्ड के आदमी से रिश्ता है या ये है, वो है। अभी बीते दिनों एक मुख्यमंत्री होकर के गए हैं जिनके सीधे-सीधे से रिश्तों के बारे में लोग दबी ज़ुबान में बात किया करते थे। लेकिन वो मतलब मामला जो है इनसिग्निफिकेंट है। उसका हुँ। कोई ऐसा बहुत बड़ा वो न सबूत कुछ है नहीं। उनका रियल एस्टेट में ख़ासकर उनका बड़ा बताया जाता है। तो वो ये अपनी जगह पर है। अब जैसा भी है, जो भी है, चल रहा है वो, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई अंडरवर्ल्ड के साथ में रिलेशनशिप की उतनी मतलब स्पेसिफ़िक या ठोस खबरें नहीं आ रही हैं राजनीति के साथ में जुड़ाव की। मैं थोड़ा-सा दाऊद इब्राहिम पर वापस लौटता हूँ। दाऊद के परिवार में तो अब ख़ैर कोई एक्टिव मेंबर मुझे लग नहीं रहा है कि अब कोई बचा है। ख़ासकर आपा, जो जानी जाती हैं आपा के नाम से, उनके जाने के बाद तो बिल्कुल नहीं। तो क्या कोई फैमिली मेंबर भी है जो अभी एक्टिव है या? दाऊद का भाई अनीस तो एक्टिव है। मुस्तकिन और हुमायूँ जो है उसमें से मुस्तकिन की भी मौत हो चुकी है। हुमायूँ जो है अंडरवर्ल्ड में एक्टिव नहीं है। उसके पास में खाड़ी देशों में या इधर-उधर जो भी बिज़नेस हैं, कराची-वराची में वो सब अपना कर रहा है, खा कमा रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। बहनों के और मतलब परिवार के लड़के बच्चे भी ये सब वो सब कोई है नहीं। दाऊद का अपना एक बेटा है बस मोइन, वो उसको अंडरवर्ल्ड से उसने दाऊद ने दूर रखवाया और उसकी भी कोई इंटरेस्ट क्राइम और अंडरवर्ल्ड में नहीं रही। तो इस तरीके से अभी बस एक अनीस है बचा हुआ, जो कि थोड़ा बहुत एक्टिव है। दाऊद बहुत कम मतलब एक्टिव है। बाकी तो सारा काम डी कंपनी का जो भी है छोटा शकील ही हैंडल कर रहा है, जो भी है। और दूसरे जो लोग हैं जैसे टाइगर मेमन हो गया या अदर जो लोग हैं, वो लोग अपने-अपने काम कर रहे हैं। वो कंपनी मतलब अपने स्तर पे जैसी चल रही है। प वो लेकिन पाकिस्तान में कराची से ही चल रही है। दाऊद इब्राहिम के ज़िंदा होने के कुछ सबूत हैं हमारे पास? हाँ, तमाम हैं और सबसे बड़ा सबूत तो आपको ये है कि जितनी बार दाऊद इब्राहिम के मरने की खबर आई है, उतनी बार झूठी निकली है वो। और दाऊद इब्राहिम के मरने की खबर जो है, उसकी वो पुख्ता तौर पे अगर आपको उसकी सच्चाई जाननी है, तो जिस दिन खबर आए, आप सीधे डोंगरी इलाके में चले जाइए। अगर डोंगरी इलाका उसी तरीके से पूरा खुला हुआ है, जैसा रोज़ रहता है, इसका मतलब है दाऊद नहीं मरा। दाऊद मरेगा तो डोंगरी तो बंद होगा ही एक दिन के लिए। इसमें तो गारंटी है। और वो नो उसके जीवित होने के तो कई सबूत मिलते रहे हैं वक़्त-वक़्त पे। यहाँ तक कि एक अखबार के जो ये थे रिपोर्टर थे, उन्होंने लैंडलाइन का नंबर मिल गया था तो कराची, तो उन्होंने फ़ोन तक कर लिया था, महज़बीन ने फ़ोन भी उठाया था लेकिन जैसे ही उन्होंने ये पूछा कि ये दाऊद का घर है तो उन्होंने फ़ोन काट दिया था। तो चीज़ें तो कन्फ़र्म होती ही हैं ना और सोर्सेज़ तो हैं ही, सबके सोर्सेज़ हैं। क्या पुलिस के, आईबी, रॉ के, क्या हमारे, सबको मालूम पड़ता है वो। ये तो खुला खेल है, इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जब सब कुछ बदला 93 के बम ब्लास्ट के बाद, उसके बाद से दाऊद ने कई बार ऐसा कहना चाहा कि उसमें उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। उसको उसका वो जो क्लेम है वो कितना बाहर आया या क्या उसके क्या तर्क थे अपने? उसने ये चीज़ कई बार कही है बाकायदा मतलब अखबारों ने, पत्रिकाओं ने उसको समाचार पत्रिकाओं ने प्रकाशित भी किया है कि दाऊद ने कहा है कि मैं मुंबई से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं वापस मुंबई आना भी चाहता हूँ और बमकांड में मेरा कोई भूमिका नहीं रही है और उसने कभी लेकिन ये भी नहीं सीधे-सीधे तौर पे बताया कि उसमें आईएसआई शामिल थी या टाइगर मेमन था या फलाना था या छोटा शकील था, लेकिन उसने ये हमेशा कहा कि मैं उसमें शामिल नहीं हूँ, मेरी शिरकत नहीं थी हुँ। उसमें। तो मेरे इन्फॉर्मर्स के ज़रिए मेरी जानकारियों के मुतालिक इतना है कि उससे रज़ामंदी ली गई थी कि मुंबई में
ऐसा कब? कौम में जो गुस्सा है उसको कम करने के लिए और बदला लेने के लिए मुसलमानों पे जो 92 और 93 के दंगों में जो उनके ऊपर हमले हुए थे और उनको मारा पीटा गया था, उस चीज़ का बदला लेने के लिए डी कंपनी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्योंकि दाऊद को भी तब चूड़ियाँ भेजी गई थी यहाँ से इलाके से। तो उस चीज़ से वो भी शुद्ध था ही। तो जब वो छोटा शकील अपने साथ आईएसआई के 3 ऑफ़िसर्स को लेकर के टाइगर मेमन को और एक वहाँ पाकिस्तान का ही वो था ड्रग्स तस्कर था, उन लोग ये लोग सब मिल चुके थे और ये लोग आए जब इसके पास दुबई में, तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, तुम लोग करो जो तुमको करना है। पर उसको इतना नहीं उन लोगों ने बताया था कि इस इंटेंसिटी का काम होगा। इस तरह का डेवास्टेशन वो लोग प्लान कर रहे हैं, ब्लास्ट प्लान कर रहे हैं। वो कभी दाऊद ने भी ख्वाब में नहीं सोचा होगा कि ये सब इतना बड़ा होगा। तो उसको हमेशा इस बारे में अलग-अलग तरीकों से हमारे पास में इस तरह की सूचनाएँ आती रही हैं और हमने हमेशा उसके बारे में खबरें बनाई ही है। वो सब मतलब छपी हुई चीज़ है, छुपाई हुई कुछ भी नहीं है उसमें। आपके अनुभव से थोड़ा बताइए कि क्या लग रहा है कि दाऊद इब्राहिम को भारत लाया जा सकेगा? कभी नहीं। दाऊद इब्राहिम चाहे तो भी नहीं आ सकता क्योंकि आईएसआई नहीं चाहेगी। आईएसआई चाहेगी तो यहाँ के बहुत सारे पॉलिटिशियन और इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो नहीं चाहेंगे कि वो आ जाए। उसकी तो अब आमद संभव ही नहीं है। मेरा ख़्याल है कि उसकी मौत के बाद में उसका जिस्म भी यहाँ नहीं आ पाएगा। क्योंकि नूरा का जब मर्डर हुआ, तो झूठ बोल कर के कि उसका जो है वो बीमारी से इंतकाल हो गया है, लेकिन उसको दफ़नाया उन लोगों ने वहीं था कराची में। तो अब मुझे नहीं लगता कि उसका किसी भी हालत में हिंदुस्तान आना संभव होगा। आईएसआई तो नहीं आने देगी उसे क्योंकि पाकिस्तान अफ़ोर्ड नहीं कर सकता उसका हिंदुस्तान आना। आपने कुछ पॉलिटिशियंस का नाम लिया कि वो नहीं चाहेंगे कि दाऊद इब्राहिम यहाँ पर आए। तो क्या कुछ ऐसे राज़ भी हैं जो अभी भी नहीं खुले हैं? बहुत पोशीदा राज़ हैं जिनके खुलने के लिए क्या कमी रह गई है और क्या नहीं रह गई है। डी कंपनी का एक बंदा है, उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट में तो वो एक दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी के बड़े लीडर का नाम ले रहा है कि उसके साथ में दाऊद के रिश्ते हैं। अभी उसका क्या कीजिएगा आप? नार्को एनालिसिस में बोला हुआ है वो और उसको लीगल उसकी ये नहीं है कि नार्को एनालिसिस में जो बोला है, उसको प्रामाणिक सबूत नहीं माना जाता है, लेकिन उसने बोल तो रहा है। उसका क्या करेंगे? तो भले ही हमारे यहाँ का जो दक्षिणपंथी पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं या सामाजिक संगठन हैं या और सब हैं, वो कांग्रेस पे या दूसरे पार्टियों पे आरोप लगाते हैं, लेकिन ये भी एक सच है। तो किसी की राजनीति किसी कारण से दाऊद के इर्द-गिर्द चल रही है, उसके पीछे अपने कारण है। कुछ लोग दाऊद के आने से बेनकाब होने से डरते हैं और कुछ लोग इसलिए परेशान हैं कि दाऊद को ले आए तो फिर हम ब्लेम किसके ऊपर डालेंगे? गलतियाँ तो हम कर रहे हैं। हम बम फोड़ते हैं मतलब हमारी गलतियों से फूट जाता है, कहीं पे कुछ हो जाती है एक्टिविटी, हम बोलते हैं कि साहब दाऊद इब्राहिम गैंग ने करवाया। उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। जैसे कश्मीर है, कश्मीर का मुद्दा क्यों नहीं सुलझता है? क्योंकि पाकिस्तान की भी राजनीति उस पे टिकी है, हिंदुस्तान की भी राजनीति टिकी है। वरना इतना बड़ा मुद्दा है क्या वो? मिल-बाँट के बात हो करके सुलझाया जा सकता है। नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे बड़े फ़ायदे होते हैं, इसलिए उनको बनाए रखा जाता है। समंदर है ये, कहानियों का, किस्सों का। कितनी डुबकी मारेंगे और कितने किस्से निकालेंगे। सर ये इतने नाम हमने सुने हैं, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, छोटा शकील, टाइगर मेमन। कुछ नाम ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा मीडिया में नहीं आए या बहुत ज़्यादा उस पर फ़िल्में नहीं बनी। वो भी तो किरदार रहे होंगे अंडरवर्ल्ड के, मुंबई अंडरवर्ल्ड के। बहुत हैं ऐसे तो नामों की तो कोई मतलब फिर गिनती नहीं है। अब मैं जो येड़ा गोपाल से शुरू करूँ और पुराना मंदिर तक आऊँ या और आगे तक चले जाऊँ, मैं मतलब ऐसे कम से कम 200-500 नए नाम और नए पुराना किस्से मंदिर मतलब जगह है कोई? नहीं, पुराना मंदिर असल में जगह नहीं है। ये अंडरवर्ल्ड का एक हमारे यहाँ का शूटर हुआ करता था और रामसे ब्रदर्स की एक फ़िल्म थी पुराना मंदिर। हाँ, ओके। उसमें आप लोगों ने देखा होगा एक बड़ा डरावना-सा, लंबा-चौड़ा 7 हाँ, फुट बिल्कुल, का मतलब मैं भूतिया जानता हूँ। टाइप का सा इंसान, राक्षस जैसा वो दिखाई देता जी। है। लोग ये मानते हैं कि वो जो बंदा था, जो उस फ़िल्म का विलेन था वो दाऊद गैंग का
शूटर था, किलर था। असल में वो किलर खुद वो नहीं था आदमी, उसके जैसा दिखने वाला दूसरा एक बंदा था। असल में क्या है कि हमारे जिस्म में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपकी बॉडी के जितने भी हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करने का सुपर जी, स्टेशन है। जी। अब वो अगर उसमें गड़बड़ी आ जाए तो वो आपकी जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं उसको डिसबैलेंस कर देती है। तो उसके कारण आदमी जो है उसका कद बढ़ने लगता है, हाथ-पाँव ये वो सब चौड़े होने लगते हैं, चेहरा चौड़ा हो जाता है, बेशेप हो जाता है और डरावना दिखने लगता है आदमी एकदम ऐसा राक्षस टाइप का। ये जो चीज़ है ये अनिरुद्ध नाम के एक मित्तर जी, एक्टर थे, जानता हूँ उनको। जी, उनके साथ में भी हुआ था। जी, और वो बेचारे आए थे, बड़े खूब सुंदर व्यक्ति थे, देहरादून के ही थे और जी। मतलब ऐसे कामदेव का अवतार थे वो जब अपनी जवानी में यहाँ आए थे। लेकिन उनको फ़िल्मों में हीरो का रोल नहीं मिला, विलेन का रोल मिला और ये पुराना मंदिर या पुरानी हवेली या ऐसा कुछ जो नाम था, वो उनको वो पहली फ़िर फ़िल्म में भी थे और भी कई हाँ, फ़िल्मों में थे। तो जी। वो पहली फ़िल्म उनको वो मिली थी। अच्छा। तो लोगों ने उस बंदे को जो समझ किलर लिया। था, ये अनिरुद्ध जी समझा को कि समझ लिया। इसने वो बंदा किरदार। वही है जो ये मर्डरर है ओह! और इस तरीके से उसका जो निकनेम, निकनेम है, अलायस नेम है, वो पुराना मंदिर पड़ गया था। पुराना मंदिर। तो एक वो है, जैसे एक फ़िरोज़ कोंकणी है, फ़िरोज़ कोंकणी जो है वो बहुत ही हमारे यहाँ का नामचीन अंडरवर्ल्ड का सुपारी किलर हुआ है। तकरीबन 80-82 मर्डर केसेस जो हैं उसके नाम पे बताए जाते हैं और उसको किलिंग मशीन जो है वो कहा जाता था मीडिया की दुनिया में। तो उसको जब पहली बार मैं उससे मिला था और मैंने उससे लंबी बातचीत की थी, करीब 2-3 घंटे मैं उससे बात कर पाया था। उस समय में उससे बात करते हुए मुझे ये महसूस हुआ था कि वो उसकी जो प्रोफाइलिंग मतलब वो मैं कर पाया था, उसमें ये चीज़ पकड़ में आई थी कि वो एक साइको सेक्स किलर है। उसको लोगों को मारने के बाद में साइकोलॉजिकली उसकी जो है ये टेंडेंसी थी कि उसको किसी स्त्री के साथ में संभोग करने या उसके साथ में रात बिताने का उसको सुख प्राप्त होता है, उसको ये महसूस होता था। वो चरम पे पहुँचता था उससे। तो एक वो उसकी कहानी बहुत ही हॉन्टिंग है जो हालाँकि मैंने कहानी की तरह ही रक्तगंध नाम की मेरी जो किताब है उसमें वो जी। पूरी लिखी है। उसके अलावा भी और काफ़ी सारे ऐसे लोग रहे हैं। फिर अगर मैं बात करूँ और किसी व्यक्ति की तो एक सुपारी किलर ऐसा था जो अपने ये बन करके जाता था, क्या नाम है उसका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन करके जाता था, तो वैसे ही बढ़िया पम्प शूज़, पैंट, शर्ट, बेल्ट-वेल्ट लगा करके और जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते थे उनका ही वैसा ही लेदर का बैग रखता था और उसमें नीचे गोलियाँ भरी जो है बंदूक होती थी, पिस्टल उसके ऊपर मेडिकल फार्मा फील्ड दवाइयाँ की वगैरह, दवाइयों की गोलियाँ होती थी। सैंपल्स, हाँ। एक जान बचाने की गोली और एक जान लेने की गोली साथ लेकर के जाता था, जी, मर्डर करता था और वैसे ही बाहर चला आता था। एक ऐसा ही शूटर हुआ करता था, वो शूटर जो है लड़की बन कर के जाता था। और चूँकि वो इतना खूबसूरत था और इतने आसानी से वो रूप बदल पाता था लड़की का कि उसको देख कर के कोई महसूस ही नहीं कर सकता था कि वो लड़की नहीं है। और वो जा कर के मर्डर करके लड़की के वेश में ही आ कर के और डिस्गाइज़ में ही निकल जाया करता था, वो कभी इसी कारण से पकड़ा भी नहीं गया। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हुए हैं जिनके बारे में पता नहीं क्यों हमारे यहाँ के अखबारों में या इनमें बहुत कम जगह मिली। मैंने तो ख़ैर उन लोगों पे काफ़ी न्यूज़ की हैं, फ़ीचर्स भी मैंने इन लोगों की ज़िंदगी पे और इसके बारे में काफ़ी लिखे और बाद में जो है मैंने इन्हें अपनी किताबों में भी जगह दी। इसी तरह की मेरी जो एक किताब वो आई थी खिल खल्लास, उसमें इन तमाम कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के बारे में एक-एक कहानी मतलब लिखी है। उनकी पैदाइश से लेके उनकी एनकाउंटर तक की कहानियाँ हैं उसमें। इनसे मुझे बहुत खुशी है कि मुंबई अब वैसी नहीं है, थैंकफुली। क्योंकि जब हम 90s में जब हम पल बढ़ रहे थे, तो हमें ये किस्से सुनाई देते थे। इनफैक्ट जी। 93 के दौरान मैं छोटा बच्चा था, लेकिन वो जो माहौल था, वो मैंने महसूस किया है। आज जो भी हो, हमारी अब की प्रॉब्लम्स, नई प्रॉब्लम्स या जो भी आज के ज़माने की प्रॉब्लम, कम से कम वो जो खून-खराबा था, वो नहीं है। इसके लिए हम मुंबईकर्स कितने खुश हैं, स्पेशली जिन्होंने वो दौर देखा था। तो थैंक गॉड, और ये मैं चाहूँगा कि ऐसा ही रहे। और आप
जैसे ये किस्से सामने लाते हैं तो लोगों को पता चलता है कि क्या नहीं होना चाहिए या इससे बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए। बिल्कुल। कोई अपराध कहीं शुरू हो रहा है, कोई अगर कोई अपराध की दुनिया में कदम रख रहा है, क्या उसके उसका दर्द है, क्या क्या उसका इलाज है? अगर वो समय पे हो जाए तो शायद 93 जैसा कुछ हादसा ना होता। निश्चित तौर पर। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। ये बीते पता नहीं कितने मिनट हुए कि ये कैसे कितनी जल्दी बीत गए, लेकिन मैं इमेजिन कर पा रहा था उन किरदारों को और उस दुनिया को जिसे आपने करीब से देखा है। थैंक यू सो मच कि आपने ये किस्से हमारे साथ शेयर किए थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। और आपकी 40वीं किताब के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। शुक्रिया। और आई एम श्योर हमारी जो ऑडियंस है वो आपकी किताबें पढ़ेंगे डेफ़िनिटली। इनफैक्ट मुझे 1-2 किताबें जैसे अगले जन्म मोहे, बेड़नी ना कीजिए। बेड़नी ना कीजिए, वो बहुत दिल को छू लेने वाली है, बहुत मतलब दिल के करीब है। दर्द जो है उन लोगों का बाहर आता है। लोग देख रहे हैं फिर भी खुश हैं कि हम वैसे नहीं हैं। इसी के साथ आज का ये पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद मेरी सहेली के इस पॉडकास्ट को अंत तक देखने के लिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, माफ़ कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट करें। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।